ओके, तो ये जो है ना, ये 3 टाइप के हैं, क्योंकि कल मैंने आपको जैसे बताया था, तीन केसेस बताए थे कि किस तरीके से आप फोर्स लगाते हो। जैसे मान लीजिए ये एटम्स हैं, Sir, could you please ये scroll up अपनी for a इक्वेशन second? पोजीशन पे, या डेफिनेटली वो कुछ नहीं है, कल जो मैंने पढ़ाया था। सर बुक में डायरेक्ट डेफिनेशन है। नहीं नहीं, डेफिनेशन वही है, वहीं पहुंचूंगा, ध्यान देना, है यही, लेकिन मैं पहुंचूंगा वहीं पे, ध्यान देना। यस सर। ओके, तो मैंने कल बताया था कि जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरीके से कंप्रेस करोगे, कंप्रेस भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो आप दो तरीके से फोर्स लगा सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये वाली स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग नहीं इन्हें बोलूंगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो जब आप दबाने की कोशिश कर रहे थे, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आ जाती थी, यानी कि इंटरनल फोर्स का नेचर रिपल्सिव हुआ करता था। और जैसे ही आप अगर चारों तरफ से फोर्स लगाओगे, तो सारी स्प्रिंग जो है, मतलब हर एक एटम दूसरे एटम पे लगाना स्टार्ट कर देता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। सो देखो, यहीं से अगर मैं देखूं, देखो तीन तरीके से रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर सकती हैं और तीन तरीके के ही स्ट्रेस आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेस जो होगा वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये भी फर्दर दो टाइप का है, टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है ये। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जब आप खींचने की कोशिश करोगे, मटेरियल को इलोंगेट करने की कोशिश करोगे। और दूसरा स्ट्रेस होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर सेकंड आ जाता है कि आ, आप चारों तरफ से फोर्स लगाओ, तो उस केस में इस केस को भी बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस ही बोला जाता है, लेकिन ये ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग है। तो इसे मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस भी, इसके बहुत सारे नाम है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोला जाता है इसे, हाइड्रोलिक, या ऐसा सोच लो, ये मिटा ही देता हूं, मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं। इसको कई बार प्रेशर भी बोल देते हैं, प्रेशर कैन भी, मतलब प्रेशर भी बोल सकते हैं इसे, और इसे कई बार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं। मतलब जब आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और थर्ड जो होता है, जब मैंने तीसरा केस बताया था कि अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो उसको बोला जाता है शियर स्ट्रेस। ओके, तो मैं एक एक करके स्ट्रेस लूंगा और उसके बाद हम देखेंगे। पहले तो ये बता देता हूं, चलो अब मुझे ये बताएगा कोई, एक एक करके देखेंगे हम कौन कौन सा स्ट्रेस है। कौन मुझे बताएगा कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी हो सकती है, कैसी क्वांटिटी है ये? यस वेक्टर है। यस सर। देखो, अब कौन मुझे बताएगा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। यस सर। और एरिया, यस सर। स्केलर। स्केलर। Scalar. स्केलर, स्केलर नहीं, एक्चुअल में एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ये वेक्टर में पढ़ा नहीं है आपने? सर पर एरिया में कहा देखो, डायरेक्शन अगर आएगा? मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, हाँ अब देखो मैं दिखाता हूं आपको कि एरिया में भी डायरेक्शन होता है। ये बहुत गलत चीज सोच होती है स्टूडेंट की कि एरिया की डायरेक्शन ही होता है, एरिया का भी डायरेक्शन होता है। ये आप अगले साल पढ़ोगे, लेकिन पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि आपने वेक्टर में ऐसा क्यों नहीं पढ़ा है। जरा कौन मुझे बताएगा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कौन मुझे बताएगा? चलो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, Sir, Vivek. पैरेललोग्राम ना लेके,
मैं रेक्टेंगल लेता हूं फिलहाल। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तो पढ़ा है ना? यस सर। ओके, ये एक रेक्टेंगल है, जिसकी 2 मीटर लेंथ है और 3 मीटर विड्थ है। ओके, कौन मुझे बताएगा कि ए बी वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर है ना, देखो ये वेक्टर है, देखो यहां से यहां तक वेक्टर है। सर 2i का सर 2i कैप। 2i कैप। ओके, तो 2i कैप हो गया। ओके, ये भी वेक्टर हो गया, और ये भी एक वेक्टर है AD। यस सर। 3j Yes, कैप। sir. तो ये कौन सा वेक्टर होगा? 3j कैप। 3 J cap. j कैप। ओके, 3j बहुत कैप। बढ़िया, 3j कैप। ओके, तो अब जरा आप मुझे बताओ कि आपने कभी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा? यस यस सर। सर। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर मैं 2i कैप, बहुत सिंपल है, देखो 2i कैप क्रॉस 3j कैप, तो इसका एक तरीका होता है, अगर आपने देखा होगा, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड होता है। यस सर। डिटर्मिनेंट बनाते थे ना, यस सर। वरना एक सिंपल ही ये तो सिंपल ही तरीका हो गया, 6 इंटू आई कैप इंटू जे कैप। अब आई कैप इंटू जे कैप क्या होगा बताओ जरा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे यूनिट वेक्टर, जे साइन साइन थीटा। थीटा कितना है? दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90। 90 degree. ओके, लेकिन इसके साथ एक और वेक्टर आता है, अगर आपको याद होगा, एन कैप। यस सर। और वो कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, याद है? यस सर। यस सर। कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नहीं, राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते, कैसे अप्लाई करते हैं? हम क्या करते हैं, ठीक है मैं जरा बता देता हूं आपको, ध्यान देना। मैं स्क्रीन जो है हटा रहा हूं अभी थोड़ा। सर आप कैसे यूज चल करते छोड़ो, हो वो पूछ रहे हो क्या? चल मुझे ये बताओ कि आई क्रॉस जे क्या होगा? ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये एन कैप क्या है? अगर मैं अपनी राइट हैंड की उंगलियां आई कैप की तरफ ओरिएंट करूं सर और जे कैप की तरफ रोटेट करवा दूं, तो ये क्या आएगा? सर के के कैप। कैप। के कैप। ओके, यस सर। यानी कि आपका आंसर क्या है? 6 के कैप। कैप। यस सर। यस ओके, सर। तो अगर ये 6 के कैप आया तो जरा मुझे बताओ, ये 6 है क्या? एरिया ऑफ एरिया। पैरेललोग्राम है कि नहीं? या Yes. एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कि नहीं? यस सर। तो 6 के साथ डायरेक्शन भी तो आगे देखो क्या आ रही है, के कैप। ये क्या है? तो इससे पता चल रहा है कि एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वेक्टर। डायरेक्शन किस तरफ होती है? बाहर की तरफ। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, देखो अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई बोले कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो कभी भी स्केलर नहीं बतानी है। स्केलर मतलब आपने वो 10th क्लास ही पढ़ा है अभी, 10th में जो है पढ़ाया जाता है, ये 11th में यही पढ़ा है। 11th में आपको पता हो जाना चाहिए कि एरिया कैसी क्वांटिटी है। देखो ये मान लीजिए एक एरिया है, कर्व्ड एरिया है, तो इसका एरिया किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। वर्ल्ड। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? कोई यस भी सर। डाउट हो पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा डाउट पूछोगे मैं आंसर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा मुझे बताओ, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया भी क्या है? वेक्टर। तो ध्यान दो कि स्ट्रेस जो है आता है एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड करके, और ध्यान देना वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये वेक्टर नहीं है। कभी पढ़ा था एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करोगे तो एक वेक्टर आएगा? नहीं पढ़ा ना? नो सर। नो सर। नो सर। प्रोडक्ट पढ़ा था कि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर को आप स्केलरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट।
यस सर, और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपने डिवीजन नहीं पढ़ा था, तो ध्यान देना, जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को आप वेक्टर से डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी निकल के आती है उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। स्ट्रेस इज ए टेंसर। टेंसर क्वांटिटी, यहां लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? आप ऐसे सोच लो कि एक वेक्टर जो होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, होता है कि नहीं? लेकिन एक टेंसर क्वांटिटी ऐसी होगी जिसके बहुत सारे मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बहुत सारी डायरेक्शन भी हो सकती है। बल्कि अगर मैं बोलूंगा स्ट्रेस वेक्टर के कितने मैग्नीट्यूड्स हैं, ऑलमोस्ट 9 मैग्नीट्यूड होते हैं। सो अब ये मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, हम उससे इतना मैं जाऊंगा भी नहीं, इतना है भी नहीं आपके सिलेबस में। स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ोगे। हम बहुत सिंपल स्ट्रेस पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी उतना ही है। टेंसर क्वांटिटी है, वो बुक में टेंसर क्वांटिटी लिखी होगी, लेकिन टेंसर क्वांटिटी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। तो इसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान देना। आ रहा है समझ में? जो प्रेशर है, प्रेशर आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा था ना 10th क्लास Yes, sir. 9th क्लास में? यस सर। तो प्रेशर भी स्ट्रेस का ही पार्ट आ जाता है, ठीक है? सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान देना है। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर। और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हम सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डील करेंगे। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, तो उसमें न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में ही पढ़ाया जाएगा सब कुछ। चलो ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सर। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से एक एक करके लेंगे हर एक स्ट्रेस को, और फिर न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब आता है? ये दो टाइप के, ध्यान देना, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ये रॉडली, ये किसी भी मटेरियल से मिलके बन सकती है। मैंने क्या किया, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। ध्यान देना, ये मैं लगा रहा हूं ये फोर्स, ठीक है? इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ऐसा टेंसाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? टेंशन। टेंशन। ओके, और टेंशन कुछ नहीं होता, ध्यान देना, वही इंटरनल फोर्सेस हैं और कुछ नहीं है। नहीं सोचोगे सर इंटरनल फोर्सेस अलग होती हैं, टेंसाइल फोर्स टेंशन अलग होता है, नहीं वही है, नाम के एक्टर में अलग अलग दे देते हैं। तो कल मैंने क्या बताया था आपको? अच्छा, एक और चीज, ए इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कल मैंने क्या बताया था, अगर आप बीच में से एक सेक्शन काट दो इसका, ऐसे यहां से काट दो, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। और यहां कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने की सेपरेट कर। कोशिश कर रहे हो, दोनों एटम्स को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट बनाता हूं इस मटेरियल का, तो यहां पे ये आप फोर्स लगा रहे हो, और इन एटम्स पे कौन फोर्स लगाएगा? ये वाले एटम इस तरफ। और ये कितनी फोर्स थी याद रखना, एफ थी, अगर मैंने कल बताया था आपको, था कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। इसको बोलते थे इंटरनल फोर्स। देखो अगर मैं इसे एफ आई भी मान लेता हूं, आप बोलोगे सर एफ क्यों मान रहे हो, एफ आई मान लेता हूं, तो ये इंटरनल फोर्स है। ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये बहुत सिंपल है और समझना पड़ेगा, पूरी बुक में इस तरीके से मिलेगा नहीं आपको। तो मैं इधर से लिख रहा हूं, सिंस ए बी सी डी
is in equilibrium, net force acting on this material ABCD is 0. नेट फोर्स कितनी होगी बताओ? F माइनस FI. सो F क्या आ गया? FI के इक्वल आ गया, दिख रहा है? F है टेंसाइल फोर्स और FI क्या है? इंटरनल फोर्स, यानी कि दोनों इक्वल हैं। पर ध्यान देना, आप बोलोगे क्या सर हमेशा इक्वल होती है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी इक्वल है। उसका रीजन है क्योंकि आप इस तरफ नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पूरे मटेरियल पे? 0। आ रहा है समझ में? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ध्यान देना, क्योंकि इस पूरे मटेरियल पे नेट फोर्स 0 लग रही है। देखो F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए कैंसिल आउट कर जाएगा। तो हर एक सेक्शन पे, कोई भी सेक्शन आप काट लो, यहां पे इतना सेक्शन काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतना सेक्शन काट लोगे तो उस पे भी नेट फोर्स 0 लगेगी। इसका मतलब क्या है कि जितना आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे उतनी ही इंटरनल फोर्स होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? टोटल टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये लॉन्गिट्यूड, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान देना। तो इस तरीके से लिख रहा हूं, टोटल टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में? टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। बट क्योंकि इंटरनल फोर्स इस केस में किसके इक्वल है? टेंसाइल फोर्स के ही इक्वल है, तो सीधा लिख सकता हूं टोटल टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि F बाय A। ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, अब जरा मुझे बताओ, क्या खींचेगा? क्या मटेरियल इलोंगेट होगा? होगा कि नहीं? No, sir. तो ये कैसा शेप ले लेगा? अरे क्यों नहीं इलोंगेट होगा? कोई भी होगा। मटेरियल जब आप टेंसाइल लगाओगे, उसे खींचने की कोशिश करते तो इलोंगेट नहीं होता? क्या होता है? यस सर। तो होगा क्या? ये मटेरियल थोड़ा सा खींच जाएगा, देखो ऐसे खींचेगा, देखो देखो, ये मटेरियल ऐसा हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ हो जाती है ना, देखो रियल लाइफ में होता क्या है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और इसका जो डायमीटर है, रेडियस है, वो घट जाएगा। ऐसे ही होता है। यस सर। तो लेंथ जो है इसकी L नहीं रहेगी। हाँ, L नहीं रहेगी, ध्यान देना, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डेल्टा क्या होता है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ। So delta L is called the small increment in length. तो अब होगा क्या? जैसे ही आप फोर्स लगा रहे हो, लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि अंदर स्ट्रेस आ रहा है, हर जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, और स्ट्रेस के आने की वजह से ही क्या होता है? इंक्रीमेंट भी होता है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो इंक्रीमेंट भी नहीं है। तो यानी कि यहां पे एक क्वांटिटी और डिफाइन करनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन मतलब सिंपल फोर्स। देखो सीधी सी बात है, जैसे फोर्स क्या होता है? कॉज होता है। आ रहा है समझ में? फोर्स अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या दिखेगा? बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। Yes, Yes. sir. तो वैसे ही स्ट्रेस का कॉज क्या होगा? स्ट्रेन। जब भी फोर्स लगाओगे अंदर स्ट्रेसेस आएंगे, और स्ट्रेसेस आने की वजह से
बॉडी क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। तो ये इफेक्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, आप बोलोगे सर डेल्टा एल है, सिंपल डेल्टा एल हो गया, बट डेल्टा एल नहीं होता, ध्यान देना, ये बाय डेफिनेशन है। डेल्टा एल इज नॉट द स्ट्रेन, डेल्टा एल इज कॉल्ड स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ of the material per unit original length। ये स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि ये क्या है, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ डेल्टा एल बाय एल, ये है स्ट्रेन। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये है कॉज। ये कब आता है, जब आप मटेरियल को खींचने की कोशिश करोगे, इलोंगेट करने की कोशिश करोगे। ये क्या है, इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट। ओके, कैसी क्वांटिटी है स्ट्रेस, कैसी क्वांटिटी थी स्ट्रेस, कैसी क्वांटिटी थी, टेंसर। बहुत बढ़िया, टेंसर क्वांटिटी थी। तो अब जरा मुझे बताओ कि ये कैसी क्वांटिटी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये तो समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is a dimensionless quantity. Second, ये भी टेंसर क्वांटिटी है, ध्यान देना। Yes, sir. Why? कैसे पता चलेगा, आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको ये टेंसर क्वांटिटी है। वो तो चलो समझ में आ रहा है, ये तो डेल्टा एल, ये स्केलर हो सकता है, ये भी स्केलर हो सकता है, तो स्केलर होनी चाहिए। नहीं, देखो ध्यान देना, कौन मुझे बताएगा, ये कभी पढ़ा था आपने। ए वेक्टर, सोचो ऐसे सोचो, ये अगर एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, वेक्टर ना सर, वेक्टर आएगा ना। यस पढ़ा सर, होगा ना, ये तो प्रॉपर्टी है, जब वेक्टर Yes, पढ़ा थे, मल्टीप्लाई करूं तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, Yes, sir. जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डायरेक्शन क्या होगी, ये अलग से लिख लेना, इन सेम एज बी वेक्टर। और अगर -2 से इनटू करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, पढ़ा है नहीं। Yes, sir. यस सर, ओके, तो अब देखो ध्यान देना कि मुझे कैसे पता चला। तो देखो एक चीज तो समझ में आ जाए कि ये टेंसर क्वांटिटी क्यों है, ये मैं अभी आऊंगा, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको। एक चीज तो आपको समझ में आ गई है कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या है, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन। मतलब जब भी आप खींचने की कोशिश करोगे, इलोंगेट करने की कोशिश करोगे, मटेरियल इलोंगेट होगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन भी होना चाहिए। यस सर, तो ये जो रिलेशन है वो किसने दिया, हुक्स ने, इसे हुक्स लॉ बोलते हैं। अब हुक कौन था, सुना है कभी हुक का नाम, ये न्यूटन के टाइम पे हुआ करता था एक साइंटिस्ट, तो उसने ये लॉ दिया था। तो उसने एक बहुत सिंपल सी चीज, अच्छा अपने आप नहीं आया था ये रिलेशन, पे ध्यान देना, कहीं सोचो कि सर क्या उसे सपना आया था, नहीं, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उसने। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, कितनी है, कहां होती है, ये मैं बताऊंगा, ये अभी नहीं पता चलेगा, बाद में बताऊंगा। इन इलास्टिक लिमिट, तो ये एक सिंपल सा लॉ है,
ठीक है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखो एक चीज समझो, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट में देखो, मैं ध्यान देना यहाँ पे अभी ई लिख रहा हूं, ध्यान देना अभी ई लिख रहा हूं यहाँ पे। इस ई को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखो जो आप पढ़ रहे हो ना इस चैप्टर में, आप पढ़ क्या रहे हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, तो ये पहली प्रॉपर्टी निकल के आई है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हर एक मटेरियल के लिए हमें पता रहती है, चाहे वो कैसा भी हो। एल्यूमिनियम के लिए पता है, स्टील के लिए पता है, ब्रॉन्ज के लिए पता है, हर एक मटेरियल के लिए पता है। समझ में आया? ये हुक्स लॉ कहता है। तो अब जरा मुझे बताओ, सोचो ये कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस टेंसर। टेंसर। आंसर। ई क्या है, ई तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यस ये तो कांस्टेंट हुई जनरली, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होगी, ऑल्दो इसकी भी डायरेक्शन हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ई की भी डायरेक्शन होगी, देखो अभी देखना, देखो फिजिक्स का कमाल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ये स्ट्रेस है यानी कि टेंसर क्वांटिटी है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये कैसी क्वांटिटी है छोड़ दो, अगर ये टेंसर क्वांटिटी तो इसे भी टेंसर क्वांटिटी होना ही पड़ेगा, यस यस सर। होना पड़ेगा कि नहीं? जैसे यहाँ यस देखो, सर। यहाँ क्या था, ये वेक्टर है, और तो इस वेक्टर को आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर आ गया। तो अगर स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है तो स्ट्रेन भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। इसके भी 9 कंपोनेंट्स होते हैं, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डेल्टा एल बाय एल, 9 कंपोनेंट्स होते हैं। सो इट इज इटसेल्फ इज अ वेरी मतलब बहुत लेंथियर क्वांटिटी है, इतना आसान नहीं है इसे समझना, बट हम एक ही कंपोनेंट पढ़ेंगे, डेल्टा एल बाय एल। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो देखो, अब देखो हुक्स लॉ समझ लो, हुक्स लॉ देखो, अब फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूं, बता देता हूं। स्ट्रेस क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टोटल टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी टेंसाइल फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट इज अ कॉज। इसका इफेक्ट क्या दिखता है मटेरियल में, मटेरियल क्या करता है, इलोंगेट होता है, यानी कि उसमें स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या होगा, सिंपल, जितनी लेंथ में चेंज आया उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हुक्स लॉ बताता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। तो यहां से हमें पहली मटेरियल की प्रॉपर्टी निकल के आई, क्या निकल के आई, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब थोड़ा सोचना, ये तो मैंने हुक्स लॉ पढ़ा है, अगर मैं ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे लगाऊं तो देखो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन के इक्वल होगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया। और यहां क्या आता था, एक कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो हुआ क्या, ये जो फॉर्मूला था ना हुक्स लॉ, ये तो बना के चले गया, हुक्स हुक्स तो बना के चले गया, लेकिन ये जो स्ट्रेस निकाले थे, ये एक्चुअल में किसने निकाले थे, फोर्स पर यूनिट एरिया किसने बताया था, तो ये पहला एक साइंटिस्ट हुआ होगा, उसे बोलते थे यंग्स। तो यंग्स ने बोला कि मैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्यों यूज करूं, है ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन उसने बोला यार मैं अपने नाम पे बना देता हूं, मेरा नाम जो है मशहूर हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं लिखा, क्या लिख दिया, वाई, और वाई को अपने नाम पे रख दिया, इसे बोला यंग्स मॉडुलस। लेकिन ध्यान देना ये कुछ नहीं है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बस अपने नाम पे रख दिया है। आया? यस सर। यस सो यंग्स मॉडुलस है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं मिलता मटेरियल में, क्या बोलते हैं बुक्स में, आपको हर एक मटेरियल का यंग्स मॉडुलस मिलेगा। तो जैसे यंग्स मॉडुलस मिले तो समझ जाना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, आप क्या कर रहे हो, इलॉन्गेट या कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। आया समझ में? यस सर।
तो यंग्स मॉडुलस होगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो वहां यूज हो जाएगा। यूनिट क्या होगी बताओ, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यस। ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो y की क्या यूनिट होगी? न्यूटन न्यूटन मीटर। यस। पर मीटर स्क्वायर। ओके चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बुक में बहुत मिलेगा आपको। एग्जांपल है, कौन मुझे बताएगा विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक? सोच के बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रबर और स्टील, और रीजन बताना Steel. है। स्टील होता है। सर उस बंदे की तो डीपी हुई है। यस सर, उसने वही रखा है। क्या हो गया? सर जूम की डीपी उसने वही रखा है, क्वेश्चन में। अच्छा, डीपी भी वही रखा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी बताओ कि रबर मोर इलास्टिक है कि स्टील है? स्टील है। रबर होना चाहिए था। स्टील है सर। रबर होना चाहिए सर सर। स्टील। हाँ लगता तो ऐसा ही है भैया, रबर ही होना चाहिए, क्योंकि रबर को जब हम इलोंगेट करते हैं तो अपना शेप रिगेन कर लेता है, लेकिन स्टील भी तो कर लेता है ना। यस सर। हाँ, लेकिन अब सोच के बताओ जरा, कौन मुझे बताएगा ये चीज? आप ऐसा सोचो कि मान लीजिए आपने एक रबड़ ली, ये रबड़ है और स्टील है। मैंने इसे खींचा और इसे भी खींचा, कौन ज्यादा इलोंगेट करता है? बराबर। रबर। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, रबर ज्यादा इलोंगेट करता है। तो रबर सबसे ज्यादा इलोंगेट करेगा, तो रबर के प्लास्टिक रीजन में पहुंचने के कितने चांसेस हैं? बहुत ज्यादा हो गए। प्लास्टिक ज्यादा। मतलब, देखो, अगर आपने स्टील फ्रेश को शेप। 100 न्यूटन फोर्स से दबाया, इलोंगेट किया, और इसे भी 100 न्यूटन से दबाया, तो देखो एक चीज आपको समझ में आएगी कि रबड़ तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से टूट जाए। हाँ सर। यस सर। 100 न्यूटन फोर्स बहुत होती है। अगर आपने रबड़ को 100 न्यूटन मतलब 10 केजी वेट लगा देना दोनों तरफ से, 10 केजी मास लगा देना, सॉरी 10 केजी मास बहुत होता है, रबड़ को तो तोड़ के रख देगा। लेकिन स्टील को क्या होगा? स्टील तो कुछ नहीं होगा। यस सर। स्टील थोड़ा सा इलोंगेट होगी और वेट हटाओगे तो अपना शेप रिगेन कर लेगा। यस सर। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि वो डिफॉर्म कम करता है। ध्यान देना, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है, इसका मतलब क्या देखो। फॉर द सेम स्ट्रेस, फॉर द सेम स्ट्रेस जिसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन जिसमें कम होता है, वो ज्यादा इलास्टिक होता है। आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। सर। देखो, ध्यान देना, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है? फॉर द सेम स्ट्रेस, अगर बहुत सारे मटेरियल लिए जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ सब सेम है, आपने फोर्स अप्लाई की, स्ट्रेस सब में सेम आ रहा है। अब ये देखो स्ट्रेन किस में कम आया? जिसमें स्ट्रेन कम आएगा उसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होगा, और वो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा जिस मटेरियल का, उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। फॉर द सेम स्ट्रेस, those material which has very small strain are
having more Young's modulus. These materials are very elastic. These material are more elastic. देखो फिर समझो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, अगर बहुत सारे मटेरियल लिए आपने, सब में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सेम आ रहा है, और फिर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको यंग्स मॉडुलस लिख के दिखाऊंगा, आप खुद बता दोगे। मान लीजिए 2 मटेरियल हैं, फिर से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 1000 न्यूटन फोर्स लगाई। ये मटेरियल ये है, ध्यान देना, एग्जांपल है, समझ लो। और ये बढ़ के इसकी लेंथ कितनी थी? 1 मीटर। और ये बढ़ के हो गया 1.01 मीटर। इलॉन्गेशन कितना है इसमें? 0.01 मीटर। ओके, अब ये एक मटेरियल है पहला, दूसरा मटेरियल देखो यही ऐसा ही ले रहा हूं, सब सेम होगा, इसका एरिया भी सेम है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, फोर्स भी उतनी ही लगाई, लेंथ भी उतनी है, लेकिन ये बढ़ के देखो कितना हो गया, ये रबड़ जैसा है, देखो इसमें एलोंगेशन बताओ कितनी आई? कितनी आई? 0.2 मीटर, 1.2 मीटर का हो गया ना। यस तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो आप क्या करोगे? आप यंग्स मॉडुलस निकालोगे। तो अभी मैंने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था, क्या था? क्या था? हाँ, हेलो, म्यूट कर लो। यंग्स मॉडुलस कितना होगा? देखो फोर्स कितनी लगाई मैंने पहले मटेरियल में? 1000। लेंथ कितनी हो गई? 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को करूंगा मीटर में तो कितना आएगा? 10⁻⁻⁶। मैं उस यूनिट में निकाल रहा हूं, मीटर में, ठीक है। और इसका डेल्टा एल कितना है? चाहिए ना सर? 0.1 0.01, ध्यान दो 0.01 है। 0.01 को लिख सकता हूं 10⁻⁻²। यस सर। सो यू विल गेट यंग्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट मटेरियल कितना? हाफ इंटू 10⁻, ये कितना है? 3, ऊपर जाएगा 6 प्लस 2, सो यू विल गेट 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। देखो रियल लाइफ में जो मटेरियल होते हैं ना, उसमें कितनी फोर्स जनरेट होती है, कितना फोर्स झेल सकता है। देखो वो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना स्ट्रेस आता है तब जाके उसका कुछ होता है। ये एक तरीके से ऐसे सोच लो स्टील का मटेरियल है। अब ये देखो सेकंड, देखो सेकंड का, देखो बताओ सेकंड में फोर्स कितनी लगाई? उतनी ही लगाई। लेंथ कितनी है? 1। समझ में आ रहा है? यस सर। एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसमें कितना इलोंगेशन आया था? इसका डेल्टा एल कितना है? 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर को लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻1। यस सर। यस सो इस केस में कितना आ रहा है? 1/4 10⁻, ऊपर 3 है, 6 प्लस 1, तो ये आ रहा है 0.25 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ
कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? सर ए का। ए का। सो 10 होगा ना? का यंग्स कहाँ पे? 10 होना हाँ चाहिए सर। सॉरी 10 यस देखा सर। नहीं मैंने, सॉरी। ओके, तो ये 9 आ गया। तो यानी कि ए का बहुत ज्यादा है यंग्स मॉडुलस। यस सर। यानी कि जो ए मटेरियल है वो ज्यादा इलोंगेट। देखो सीधी सी बात है, अगर एक क्वांटिटी है ए इज इक्वल टू बी सी, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, तो जिसका सी कम होगा उसका बी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जरा मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में आ रहा है? ए में भी बी में? ए में सर। ए। नहीं, स्ट्रेन ज्यादा किस में आ रहा है? बी में। देखो बी बी में में। 0.2 मीटर है और ये 0.01 मीटर है। आ रहा है समझ में? यस सर। सर वो तो डेल्टा एल है। और स्ट्रेस दोनों में सेम है, क्योंकि नहीं देखो ना, देखो इसमें कितना है 1.01 था, तो ये 0.01 आया ना, तो 0.01 तो बहुत छोटा है 0.2 मीटर के कंपैरिजन में। यस सर। ओके, तो देखो दोनों में स्ट्रेस सेम था। अगर स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस था फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने फोर्स सेम लगाई, एरिया भी सेम है, तो स्ट्रेस तो दोनों में सेम है। लेकिन स्ट्रेन किस में कम आ रहा है? स्ट्रेन आ रहा है इस मटेरियल में, ए मटेरियल में स्ट्रेन कम है, सिर्फ 0.01 मीटर, तो इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। यस सर। तो यानी कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलास्टिक है। देखो सीधी सी बात है, अगर इसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं आएगा, बहुत कम डिफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत कम इलोंगेशन हो रहा है, तो वो अपना शेप भी रिगेन कर लेगा ना। यस सर। देखो कॉस्को की बॉल लो, क्रिकेट तो खेलते होगे सब, कॉस्को की यस। बॉल लो, कॉस्को की बॉल को पकड़ के थोड़ा सा कम दबाना, अपना शेप रिगेन कर लेगा कि नहीं? यस सर। कर लेगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने ज्यादा लगा दी तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगा दी तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से टूट जाए, कहीं से फट जाए। यस यानी सर। कि वो कहां पहुंच जाएगी? प्लास्टिक रीजन में पहुंच गई। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है? अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता मटेरियल। तो प्रॉब्लम यहां पे यस यही सर। है कि ए जो है अपना शेप रिगेन कर सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत कम आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि टूट जाए। आया कुछ समझ में? समझ गया सर। यस सर समझ। ओके, तो अब सोचो कि क्या मुझे यंग्स मॉडुलस सबके बारे में पता है? यस। देखो मैं कुछ यंग्स मॉडुलस लिख रहा हूं, ये यंग्स मॉडुलस आपको हमेशा याद रखने हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, ये वैसे आपको बुक्स में सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, सारी लिखी होती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में याद रखना है आपको। न्यूमेरिकल करते समय देखो यंग्स मॉडुलस 70 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टील का ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, स्टील, क्योंकि स्टील से सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। स्टील का देखो कितना ज्यादा है, दिख रहा है? यस सर। कॉपर का, ये सारे मटेरियल मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा तो आपको याद रखने। कॉपर का होता है लगभग 10⁻11। सर 10⁻11 या हाँ, 100 इंटू सर 10⁻9, दैट इज 11 ना, 10⁻11। यस सर सुनिए, समझ। आयरन, जो रॉट आयरन होता है, प्योर आयरन जो होता है, आपने देखा होगा प्योर आयरन रियल लाइफ में मिलता नहीं है। रियल लाइफ में जो है आपको स्टील मिल जाएगा, कास्ट आयरन मिल जाएगा, ये रॉट आयरन है जो प्योर होता है। देखो उसका कितना है। अब कौन मुझे बताएगा, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिए सारे मटेरियल के यंग्स मॉडुलस, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? सर स्टील। सर स्टील। टिल स्टील। नाउ। बताओ ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है। फिर बताओ दूसरे नंबर पे कौन है? आयरन। आयरन। आयरन।
क्योंकि उसका यंग मॉडुलस स्टील से थोड़ा सा बाकी उससे ज्यादा है। ओके, थर्ड कॉपर, कॉपर, और सबसे कम होता है एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम तो आपने देखा ही है, हाथ सबके घर में एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम को थोड़ा सा लॉन्गेट करो, टूट जाता है बीच में से। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके, समझ में आया क्या? तो ये इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है हुक्स। ये सब जो मैंने आपको बताया, ध्यान देना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब आपको ध्यान रखना है। मैं न्यूमेरिकल लूंगा पर, लेकिन पहले मैं स्ट्रेस बता देता हूं आपको, सारे के सारे कितने टाइप के स्ट्रेस हैं और स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, पहला स्ट्रेस समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब सेकंड स्ट्रेस देखो, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कल याद है मैंने क्या बताया था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? जब आप चारों तरफ से फोर्स लगाओ। आया समझ में? चारों तरफ से। कोई ऐसी जगह बता सकता है? देखो, अगर आप बोलोगे सर चारों तरफ से फोर्स कैसे लगेगा, देखो सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपने एक फोम की बॉल ली, तो क्या होता है फोम के साथ? ये फोम की बॉल है। आपने बोला सर मैं कैसे लगाऊं चारों तरफ से फोर्स? मैंने बोला हाथ से दबा दो। तो आप बोलोगे सर हाथ से दबाओगे तो बीच में से निकल जाएगा, क्योंकि बीच के कुछ गैप्स जो हैं वहां पे आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। आ यस रहा है सर। समझ यस में? सर। तो सबसे बढ़िया क्या है, अगर आपको चारों तरफ से फोर्स लगानी है, तो आप क्या करो, इसे नीचे ओशियन के अंदर ले जाओ, ओशियन या झील के अंदर ले जाओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है, ओशियन के अंदर ले जाओ, क्योंकि ओशियन क्या करता है? समुद्र के अंदर लेके गए, क्या होगा? ये तो वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट आ गया, लेकिन सोचो, प्रेशर ये अप्लाई। आपने क्या हो जाता है, चलो ठीक है, ये आपने एक बॉल ली, फोम की बॉल है, और इसे आप कहाँ ले गए? ओशियन के नीचे लेके गए। लेट्स टेक 2 किलोमीटर नीचे लेके गए, एच हाइट पे लेके गए, 2 किलोमीटर है ये लगभग। तो अब सोचो क्या होगा? क्या ओशियन इसे चारों तरफ से दबाएगा? यस सर। अप्लाई हो। चारों, हाँ चारों तरफ से दबाएगा। इस चारों तरफ, अच्छा क्यों दबा रहा है चारों तरफ से, बताएगा कोई? सर प्रेशर। हाँ यहाँ पे देखो, अभी प्रेशर तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि चारों तरफ से क्यों दबाएगा। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, क्या बोलते हैं, ओशन के वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो उससे टकराएंगे धड़ाधड़ जाके। ऐसे ये मॉलिक्यूल है, टकराया, ये मॉलिक्यूल टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। तो आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट की, एक वॉल है, न्यूटन लॉज मोशन में आता है कि एक वॉल को आपने 10 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंका, जिसका मास है 1 kg, और ये टकरा के वापस आई। तो क्या ये बॉल इस पे फोर्स लगाती है? यस सर। इस फोर्स को क्या बोलते थे? इंपल्सिव फोर्स, याद है? यस सर। हाँ, तो इंपल्सिव फोर्स लगाएगी। और सोचो, अगर ये फोर्स जो इसने बॉल ने लगाई, ये इतने छोटे से एरिया पे लगे, तो इस फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है? यही तो प्रेशर कहलाएगा। यस सर। यस सर। तो होता क्या है, इसके मॉलिक्यूल धड़ाधड़ टकराते हैं जाके इससे, और चारों तरफ से टकराते हैं, कहीं पे भी गैप नहीं दिखता। तो इस तरीके से ऐसे चारों तरफ से फोर्स लग रही है। ये फोर्स लग रही है, हर जगह लग रही है, ध्यान देना। अब थोड़ा सोचो कि फोर्स पर यूनिट, अगर ये एक बहुत छोटे से एरिया पे लगे, जो बाहर की तरफ है, ऐसे लिखा रहा हूं, एक छोटा सा एरिया है, एरिया ए, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? प्रेशर ही तो होगा।
यस सर। सो ध्यान देना, एरिया वेक्टर ऐसे सोचो कि बेटर तो ये है, वैसे मैं प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में ही बताऊंगा, तो अभी आप ऐसे सोचो कि ये फोर्स लगी और ये एरिया लगा, ये एरिया है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा? सिंपल, फोर्स applied by the fluid per unit area। इसी को प्रेशर बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। प्रेशर भी बोल देते हैं, ध्यान देना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं, इसे एक और नाम बोला जाता है, एक और नाम लिख देता हूँ, नाम बहुत सारे हैं। नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं कई बार इसे। अब सबसे बढ़िया रहेगा कि आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मान के चलो या प्रेशर मान के चलो, ये नॉर्मल स्ट्रेस छोड़ देना, बट नाम मैं लिख दे रहा हूँ। So force per unit area। अगेन यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये कितना होता है जरा बताएगा? किसी ने पढ़ा है फॉर्मूला? 10th क्लास में, 9th क्लास में था ये था, होता था एक्चुअल में, देखो ये हुआ करता था पी नॉट प्लस रो जी एच। सुना है किसी ने? यस सर, अभी बच्चों 11th में सीखा। हाँ, तो ये प्रेशर जो होता है ये पी नॉट प्लस रो जी एच होता है, बट ओनली फॉर फ्लूइड, ध्यान देना, फॉर फ्लूइड ओनली। ये सॉलिड के लिए नहीं काम करता। अगर आप किसी भी बॉडी को पानी के अंदर ले जाओ या जैसे एयर के अंदर ले जाओ, एयर के अंदर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं प्रूफ भी बताऊंगा, तो लेकिन क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा वरना फिर, तो मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो ध्यान देना, अगर आपको बोला जाए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालोगे, तो फ्लूइड, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बॉडी को हम ओशन के नीचे लेके गए, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे फोर्स पर यूनिट एरिया, आप सीधा पी नॉट प्लस रो जी एच से निकाल लोगे। पी नॉट यहां पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल्दो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया क्या है, पी नॉट प्लस रो जी एच आया कैसे? देखो ये इस फॉर्मूले को सॉल्व ही करके आता है, ध्यान देना, इसको सॉल्व करके ही आएगा। आया समझ में? यस सर। नाउ अब थोड़ा सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो इसके साथ होगा क्या? चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो आप बोलोगे सर इसके साथ कुछ नहीं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसका क्या घटेगा? वॉल्यूम घटेगा। चारों तरफ से फोर्स लग रही है ना। यस सर। देखो बहुत सिंपल है, सोचो कि अगर आपने एक रॉड ली, आप बोलोगे कि सर मैं यहां से दबा रहा हूं, रियल लाइफ में सोचो क्या होगा? अगर यहां से दबाओगे तो कहां से बढ़ जाएगा? यहां से elongate हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं यहां से भी बाहर ना निकलने दूं तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम कम हो। घटेगा। यस सर। आ रहा है समझ में? तो यस सर। इसमें क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम घट जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? सिंपल, जैसा फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए था वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। सो क्या आना चाहिए? देखो ये जो बड़ी बॉडी थी, जब बॉडी
बाहर एयर में थी, तो V क्या था इसका? ओरिजिनल वॉल्यूम था। और जैसे ही आपने पानी में डाला तो ये देखो, ये क्या है, इतना पार्ट, चेंज इन वॉल्यूम। ये चेंज इन वॉल्यूम है। सो दिस इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आया? डेल्टा V बाय V। आ रहा है समझ में? यस। आया? अब देखो, मैं डेल्टा V बाय V निकालता हूं। अब देखो, निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है। आप क्या करो, डेल्टा V निकाल लो, V निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर देना, है ना? यही करना है ना? तो मैं यस सर। एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एग्जांपल लूंगा जो आपने बॉडीज रेगुलर लाइफ में देखी हैं। देखो, रियल लाइफ की जो बॉडीज होती हैं उनका शेप बहुत इरेगुलर होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, ओके, आ रही है। कौन मुझे हाँ, सर। बताएगा कि रियल लाइफ में सोचो, रियल बॉडीज रेगुलर कैसी हो सकती हैं? सोचो कितने टाइप की बॉडी ऐसे आपने देखा है? एक स्फेरिकल बॉडी हो सकती है। यस सर। देखो, ये सब जो बॉडी होती है जो मैं लिख रहा हूं, जैसे स्फेरिकल बॉडी है, बोलोगे सर दुनिया में कोई चीज स्फेरिकल हो ही नहीं सकती। होती ही नहीं है। रियल लाइफ में तो जो भी बॉडी मिलती है वो स्फेरिकल हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि हमें स्फेरिकल बॉडीज के सारे फॉर्मूले पते हैं, तो इसलिए मैं स्फेयर के लिए निकाल सकता हूं ये सब चीज। अगर आप बोलोगे कि सर आप बताओ, अगर मैं आपको ही पानी में डाल दूं तो आप बताओ आप में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, तो उसके लिए आपको पहले मुझे वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो मेरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब तो नहीं हो सकता। यस यस सर। सर। नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे मेरी नहीं हो बॉडी सकता। स्फेरिकल तो है नहीं। तो हम उन बॉडीज के लिए निकाल लेते हैं जो बहुत सिंपल बॉडी है, जैसे स्फेयर हो गया। और कौन सी बॉडी हो सकती है बताओ, कैसी हो सकती है जो पढ़ी है आपने? कौन? सिलेंडर यस सर। क्यूबिकल। पढ़ी है सर ना? क्यूब। हाँ, बहुत बढ़िया। एक क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता हेमिस्फेरिकल। है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूबॉइड। हाँ हेमिस्फेरिकल हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा, क्यूबॉइडल। मैं इन बॉडीज की बात करूंगा, इन 3 बॉडीज की बात करूंगा। क्योंकि आप बोलोगे सर कोन की बात करो, तो मैं बोलूंगा कोन की बात करने की जरूरत नहीं है। कोन क्या होता है? सिलेंडर का ही 1/3 पार्ट होता है ना? यस सर। चलो, अब थोड़ा ध्यान देना। मैं अब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्योंकि ये देखो, न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल करते समय, ये तो देखो थ्योरी है, ये आपको बुक में ही मिल जाएगी, लेकिन ये सब आपको समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल करते समय ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये अगर नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। देखो अब ध्यान देना। मान लीजिए एक स्फीयर लिया जैसे आर, और मैं इसे उठा के रख दिया है मैंने समुंदर में। तो समुंदर में इसका क्या घटेगा? रेडियस। वॉल्यूम। रेडियस घटेगा। इस रेडियस, हाँ, और ऑब्वियसली बात है, रेडियस के घटने की वजह से वॉल्यूम घटेगा, है ना? यस सर। चलो, अब मुझे बताएगा कोई कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? सर 4/3 4 बाई पाई 3 आर पाया। क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। और फाइनल वॉल्यूम कितना है? सर 4/3 पाई आर माइनस जो कम हुआ है डेल्टा रेडियस, आर उसका माइनस क्यूब। डेल्टा आर का होल क्यूब। क्यूब। अब बताओ चेंज कैसे निकालूं? माइनस। दोनों को माइनस कर देना चाहिए। यस सर। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा वी। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया कि इनिशियल में से ओरिजिनल में से फाइनल को करूं?
फाइनल में से ओरिजिनल। फाइनल में से ओरिजिनल। ओरिजिनल में से फाइनल। फाइनल में से ओरिजिनल करूंगा, लेकिन अगर मैं फाइनल में से ओरिजिनल करूंगा तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। यस सर, तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेना चाहिए ना, वॉल्यूम नेगेटिव तो कैसे हो सकता है? तो मुझे Yes, क्या sir. करना पड़ेगा? ओरिजिनल में से फाइनल में सर, ओरिजिनल में से फाइनल। ओरिजिनल में से फाइनल जो है माइनस कर दूं ताकि वो नेगेटिव जो है आए ना। ओके, हेलो, फॉर्मूला बताएगा कोई? ए माइनस बी का होल क्यूब। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3। हाँ, बहुत बढ़िया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यस सर। है ना? प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी माइनस 3a स्क्वायर। माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। यस सर। आर स्क्वायर यस सर डेल्टा। यस। प्लस 3r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। डेल्टा आर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसको खोल दूं, ब्रैकेट को खोल दूं, तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस आर क्यूब प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डेल्टा आर, 3r डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ओके, बताओ क्या कैंसल आउट हुआ? आर क्यूब। ओके, आर क्यूब जो है कैंसल आउट हो जाता है। हुआ? ओके, और देखो देखो, इमेजिन करो कि आप सोचो स्टील की बॉल लेके गए। ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आप स्टील की बॉल लेके गए, मैं थोड़ा जाता हूं अंदर पानी में। सोचो पानी के अंदर कौन सी चीज रहती है? पानी के अंदर कोई ऐसी चीज है मछली, जो रहती है? सबमरीन हो गई, शार्क, वेल। वेल होती है। लेकिन वेल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वेल के जो यहाँ पे नाक रहते हैं उसके आसपास गिल्स रहती हैं। रहती है कि नहीं? यस सर। तो होता क्या है कि क्योंकि वेल जो है अपने अंदर पानी ले सकती है, तो अंदर भी प्रेशर रहता है सेम उतना ही, और बाहर भी उतना ही रहता है, तो उसका साइज घट नहीं सकता। आ रहा है समझ में? अरे अंदर भी तो वही पानी है उसके, और बाहर भी वही पानी है, तो उसका साइज घट नहीं सकता। तो वेल यस। ना दो। सबसे बढ़िया क्या है, सबसे सही एग्जांपल ये है कि आप सबमरीन की बात करो, तो ऐसा तो नहीं होता है कि सबमरीन आपने पानी में डाली, सबमरीन बाहर जो है एक, क्या बोलते हैं, जहाज के जितनी बड़ी थी, और जैसे ही पानी में डाली तो घट के जो एक छोटा जहाज बन गई। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, यस सर। उसका वॉल्यूम घटता है, डेफिनेटली घटता है, घटेगा वॉल्यूम, लेकिन इतना घटता नहीं है। तो डेल्टा आर क्या था? बहुत छोटा। छोटा है। डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल इन रियल लाइफ। सारे मटेरियल्स के लिए, जितने भी मटेरियल्स हैं, बहुत कम होता है। तो अगर डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर और क्यूब कैसा होगा? से छोटा। और छोटा होगा, यानी हायर पावर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे। सो मैं क्या कर सकता हूं? निग्लेक्ट करता हूं। सो निग्लेक्टेड, मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों? देखो यहां कितना है, यहां क्या रहा है? डेल्टा आर। ध्यान दो, ध्यान दो। इसके कंपैरिजन में ये कैसा है? बहुत छोटा है। इसको आप क्या कर सकते हो? निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां क्या आ गया? क्यूब आ गया। यहां बताओ क्या रहा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर ये भी निग्लेक्ट हो सकता है। तो जरा बताओ बचा क्या? स्क्वायर इंटू डेल्टा। 4/3 पाई, ये है आपका क्या? डेल्टा वी। कुछ आई बात समझ में? यस सर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल बॉडी क्या आएगा? बताओ जरा। 4/3
ओके, डेल्टा वी बाय वी 4/3 पाई पाई आर बाय 3r सॉरी स्क्वायर 3r² डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या था 4/3, 4/3 ओरिजिनल कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। आ रहा है समझ में? यस सर। 4/3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट हो गया, और क्या डेल्टा कैंसिल आउट बाय हुआ, आर। r² r। सो आंसर आया 3 डेल्टा आर बाय आर। तो आप ऐसे सोचो कि आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रिलेशन में लेके आ गया है। चलो आप ऐसा सोचो कि अगर देखो, अगर आपको ये पता चल जाए, देखो वॉल्यूम तो आप डायरेक्टली नहीं नाप सकते, ऐसा तो कोई डिवाइस नहीं होता जो वॉल्यूम नाप सके। क्या नापता है, लेंथ ही तो नाप सकते हो आप। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो अगर आप एक बॉल ले जाओ, पानी के अंदर ले जाओ, आप सिर्फ क्या मेजर कर लो, पानी के बाहर कितना रेडियस था वो मेजर कर लो, और पानी के अंदर जब गए तो रेडियस कितना है मेजर कर लो, और दोनों का डिफरेंस ले लो, वो डेल्टा आर हो गया। यस सर। तो अगर आपको डेल्टा आर पता है, मतलब चेंज इन रेडियस पता है, और ओरिजिनल रेडियस पता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे, इस यस फॉर्मूले सर। से आप निकाल देना। ओके, अब देखो सेकंड बॉडी कौन सी बॉडी थी, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। Sir, can you please try to go a bit slow? मैं थोड़ा धीरे चलूं? Yes, sir, चलो please. थोड़ा धीरे से. ओके, चलो यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब सिलेंडर की बात करते हैं। चलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। IR²H। ओके, तो इसका रेडियस हुआ आर, तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम तो एकदम पता चल जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम पाई r² h। नाउ अब मैं इसे पानी के अंदर रख रहा हूं, तो बताओ क्या होगा इसका, ये घट के चारों तरफ से छोटा होगा कि नहीं? यस सर। तो ये घट के बेचारा इतना हो गया, देखो पानी के अंदर जैसे ही रखा तो पानी के अंदर कुछ ऐसा हो गया, देखो इसकी जो हाइट हुई वो घट के कितनी हुई, डेल्टा h माइनस डेल्टा h। देखो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। और रेडियस कितना हो गया, R-delta H. नहीं डेल्टा h क्यों होगा, डेल्टा r Delta R. आया। यस सर। ओके, फाइनल वॉल्यूम बताएगा कोई क्या होगा? सर पाई। देखो मैं अभी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं आपको, इस तरीके से देखो इस तरीके से निकाला जाता है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल करते समय क्या करूंगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं देखो, एक तो फॉर्मूला यूज कर लो, या मैं एक तरीका बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा ना? यस सर। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने एरर एनालिसिस पढ़ी थी। यस सर। तो एरर एनालिसिस में जो फॉर्मूला था वैसा ही ये फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, देखना बहुत सिंपल है। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या आया, आर पाई माइनस डेल्टा आर का होल स्क्वायर स्क्वायर इनटू h माइनस h डेल्टा। माइनस डेल्टा। ओके, तो ये फाइनल वॉल्यूम है। जरा फॉर्मूला बताएगा कोई, लगाएगा ये, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, R² प्लस R² a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2a b। बहुत बढ़िया। अब क्या करूं, सर मल्टीप्लाई तो करो। एलजेब्रा लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा, पहले h को मल्टीप्लाई करो, HR² प्लस h डेल्टा आर का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 2RH डेल्टा आर। यहां तक आया समझ में? Yes, sir.
ओके नाउ Yes, अब sir. डेल्टा एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच आर स्क्वायर माइनस डेल्टा आर का होल स्क्वायर डेल्टा एच का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर डेल्टा एच। गेटिंग और नॉट? यस सर। अब बताओ Yes, क्या क्या sir. नेग्लेक्ट हो सकता है? सर डेल्टा आर स्क्वायर, ओके डेल्टा आर का होल स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? डेल्टा एच का होल स्क्वायर, हाँ लेकिन डेल्टा एच का होल स्क्वायर दिख रहा है कहीं? नहीं है ना? डेल्टा एच। ओके एक डेल्टा आर इंटू डेल्टा एच का होल स्क्वायर कर सकते हो, ये भी बहुत छोटा ही होगा। यस सर। अरे होगा कि नहीं? और डेल्टा यस सर। आर इंटू डेल्टा एच भी निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा आर क्या है, छोटा है, और डेल्टा एच भी छोटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो और छोटा होगा। यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। तो कैन बी निगलेक्टेड। तो बचा क्या जरा बताना? एच आर स्क्वायर बचा, और क्या बचा? प्लस एच। और क्या बचा? माइनस 2 2 आर R एच H delta डेल्टा आर, और क्या बचा? माइनस डेल्टा एच स्क्वायर, और सारे कैंसल आउट हो गए हैं। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। आया समझ में? yes sir Yes. अब बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल? इनिशियल माइनस Initial minus हाँ, final. वाई इनिशियल माइनस फाइनल? बिकॉज नेगेटिव साइन। फाइनल वॉल्यूम कम है, वरना नेगेटिव आ जाएगा। ओके तो मैंने क्या किया, और जैसे ब्रैकेट खोलता हूं क्या कैंसल आउट हो रहा है? ये कैंसल आउट हो गया। Yes, sir. तो आपका जो डेल्टा वी बचा है वो क्या बचा है? टू 2 पाई पाई आर। आर एच डेल्टा आर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा एच। अब बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? सर 2 पाई आर एच डेल्टा आर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा एच बाई पाई आर स्क्वायर एच। ओके डेल्टा वी बाय बी, डेल्टा वी इज 2 पाई आर एच डेल्टा आर आर स्क्वायर डेल्टा एच अपॉन क्या था नीचे ओरिजिनल? पाई आर स्क्वायर एच। सर एक और R कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ वो देखेंगे अभी क्या क्या हम काट सकते हैं। कहीं 2 की देखो गलती तो नहीं है, देखो जरा। एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, जहां तक मेरे ख्याल है गलती हो रही है थोड़ी सी। यस सर डेल्टा Yes, एच sir. आर स्क्वायर में नहीं है। ओके यहाँ नहीं है ना 2। अभी मैं सोचूं कि फॉर्मूले में कैसे आ गया। ये नहीं है 2 है ना? 2 सिर्फ कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब ठीक है, चलेगा? Yes sir. पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, अलग अलग कर दो। अब अलग अलग कर दो। 2 आर एच डेल्टा आर आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर डेल्टा एच अपॉन आर स्क्वायर एच। क्या हुआ बताओ, क्या बचा? एच एच कैंसिल आउट। सर सर आर आर से आर आर। RB ओके cancel. आर आर भी गया, और क्या बचा? आर आर स्क्वायर गया, तो यहाँ क्या बचता है? सर 2 डेल्टा आर। Delta R by R. ओके 2 आर डेल्टा डेल्टा आर आर बाय बाय आर। आर Delta H by R. डेल्टा एच डेल्टा एच बाय। बाय ये है फॉर्मूला। देखो अब सोचो कि अब बोलोगे सर आप ये सब करवा क्यों रहे हो? देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एक सिलेंडर जिसे पानी के अंदर रख दिया गया है और उसका रेडियस जो है 2% घट जाए,
और हाइट 3% घट जाए, तो देखो रेडियस और हाइट में चेंज दिया हुआ है ना, कितना चेंज आ रहा है? Yes, Sir. sir. तो उससे आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है। तो आज देखो मैंने काफी चीजें करवाई हैं आपको, देखो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बुक्स में जो है आपको सिर्फ बुक्स में पता है क्या होता है, इससे आपको पता होनी चाहिए धीरे धीरे क्या कैसे हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, ये कैसा पता चले। यंग्स मॉडुलस से आप जो है देख के पता कर सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। वैसे एक मटेरियल और बचा है, क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल मटेरियल, क्यूबॉइड और बचा है ना, तो क्यूबॉइड हम देखेंगे कल, ठीक है। Yes, sir. आवाज आ रही है क्या? ओके, और कल जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकाल के, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल के हम न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। ओके Okay, sir. ओके, चलो थैंक यू। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। देखो अगर किसी को कोई डाउट हो ना, तो मेरा नंबर लिख लो यहाँ पे, 9657940613। अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है और आपको लगे कि सर मुझे ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अलग से ही बता सकता हूँ, ये नंबर लिख लेना। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके चलो।